दुनिया भर में जहां हर देश अपने नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है, वहीं भारत ने भी अपने संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक दूरदर्शी योजना को अपनाया है। आज हम उस योजना की तह तक जाएंगे जो करोड़ों भारतीय परिवारों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन का आधार है। कर्मचारी पेंशन योजना 1955, जिसे हम ईपीएस पेंशन के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक भरोसा है जो बुढ़ापे में वित्तीय आत्मनिर्भरता की गारंटी देता है। लेकिन अक्सर इस योजना को लेकर कई सवाल, भ्रम और अधूरी जानकारी हमारे मन में रह जाती है। आज हम इन सभी शंकाओं को दूर करते हुए एक एक पहलू को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि वास्तव में पेंशन कैसे काम करती है, इसकी गणना का आधार क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सभी पेंशन धारकों को एक समान लाभ मिला है और क्यों। ईपीएस 95 नींव और उद्देश्य कर्मचारी पेंशन योजना 1995, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वर्ष 1995 में शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक नियमित मासिक आय प्रदान करना है। इस योजना का प्रबंधन और संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आता है। पेंशन के लिए योगदान, कहां से आता है पैसा? यह सबसे आम भ्रम है जिसे समझना बेहद जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि उनकी तनख्वाह से सीधे तौर पर पेंशन के लिए कटौती होती है, जबकि हकीकत कुछ और है। आपके वेतन से कटौती, आपके मासिक वेतन से जो 12% की कटौती होती है, वह पूरी तरह से आपके कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ खाते में जमा होती है। यह आपका व्यक्तिगत बचत खाता है। नियोक्ता का योगदान, आपकी कंपनी या नियोक्ता भी आपके वेतन के बराबर यानी 12% की राशि आपके ईपीएफ खाते में जमा करती है। असल खेल यहीं से शुरू होता है। नियोक्ता द्वारा जमा किए गए इस 12% में से 8.33% हिस्सा ईपीएफ खाते से निकालकर आपके पेंशन खाते यानी ईपीएस में डाल दिया जाता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण नियम है। यह 8.3% का योगदान आपके वास्तविक वेतन पर नहीं, बल्कि एक निर्धारित सीमा पर किया जाता है। वर्तमान में यह सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है। इसका मतलब है, भले ही आपका मूल वेतन 20,000 रुपये, 50,000 रुपये या 1,00,000 रुपये हो, आपके नियोक्ता का पेंशन योगदान केवल 15,000 रुपये का 8.30% ही होगा। यह राशि अधिकतम 1,250 रुपये प्रति माह है, जो आपके पेंशन फंड में जा सकती है। यह नियम ईपीएस 95 को एक समान आधार प्रदान करता है, लेकिन साथ ही उच्च वेतन वाले कर्मचारियों के लिए कई सवाल भी खड़े करता है। ब्याज का रहस्य, ईपीएफ और ईपीएस में अंतर। यह एक ऐसा सवाल है जो हर कर्मचारी के मन में कौंधता है। मेरे ईपीएस खाते में जमा हो रहे 1,250 रुपये पर ब्याज क्यों नहीं मिलता, जबकि मेरे ईपीएफ खाते की रकम साल दर साल बढ़ती रहती है। इसे समझने के लिए हमें ईपीएफ और ईपीएस के मूल स्वभाव को समझना होगा। ईपीएफ, कर्मचारी भविष्य निधि, यह एक बचत खाते की तरह है। यह आपका व्यक्तिगत पैसा है जिसे आप और आपकी कंपनी मिलकर जमा करते हैं। सरकार इस पर सालाना ब्याज देती है। यह एक निश्चित अंशदान योजना, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है, जहां आपका पैसा बढ़ता है और सेवानिवृत्ति पर आपको एक मुश्त बड़ी राशि के रूप में मिलता है। ईपीएस, कर्मचारी पेंशन योजना, यह एक पेंशन फंड या बीमा पूल की तरह है। यह कोई बचत योजना नहीं, बल्कि एक परिभाषित लाभ योजना, डिफाइंड बेनिफिट प्लान है। यहां आपका पैसा व्यक्तिगत रूप से जमा नहीं होता, बल्कि देश के करोड़ों कर्मचारियों से जमा हुई राशि एक बहुत बड़े केंद्रीय पूल में इकट्ठी होती है। इस योजना का मकसद आपको ब्याज कमाकर देना नहीं, बल्कि इस विशाल फंड का उपयोग करके आपको और आपके जैसे करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीवन भर एक निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी देना है। आप इसे एक जीवन बीमा प्रीमियम की तरह समझ सकते हैं। आप प्रीमियम पर ब्याज नहीं कमाते, बल्कि उस प्रीमियम के बदले में एक सुरक्षा कवर खरीदते हैं। ठीक उसी तरह ईपीएस में आपका योगदान आपके लिए आजीवन पेंशन का अधिकार खरीदता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि ईपीएस में जमा होने वाली राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज प्राप्त नहीं होता है। पेंशन की गणना, जादुई फॉर्मूला। अब हम उस जादुई फॉर्मूले को समझेंगे जो यह तय करता है कि सेवानिवृत्ति के बाद आपके बैंक खाते में हर महीने कितनी राशि आएगी।
ईपीएफओ द्वारा निर्धारित पेंशन गणना का फॉर्मूला बहुत सरल है। पेंशन योग्य वेतन x सेवा के वर्ष 70। आइए इस फॉर्मूले के हर हिस्से को बारीकी से देखें। पेंशन योग्य वेतन, यह आपकी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के अंतिम 60 महीनों यानी 5 वर्ष के मासिक मूल वेतन का औसत है। उदाहरण के लिए, यदि आपके अंतिम 5 वर्षों का औसत वेतन 14,500 रुपये है, तो गणना के लिए इसी राशि का उपयोग किया जाएगा। यह गणना भी अधिकतम 15,000 रुपये की सीमा के अधीन है। सेवा के वर्ष, यह उन कुल वर्षों की संख्या है जितने समय तक आपने ईपीएस योजना में योगदान दिया है। इसमें एक विशेष नियम है। यदि आपकी सेवा अवधि 6 महीने से अधिक है तो उसे पूरा 1 साल मान लिया जाता है। यदि 6 महीने से कम है तो उसकी गणना नहीं की जाती। उदाहरण के लिए, यदि आपने 24 साल और 7 महीने काम किया है तो आपकी सेवा 25 साल मानी जाएगी। भाजक 70, यह एक एक्चुअरियल कांस्टेंट है जिसे योजना को वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाए रखने के लिए निर्धारित किया गया है। एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आपका पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये है और आपने 35 वर्षों तक सेवा की है। पेंशन 15,000 x 35 70 7,500 रुपये प्रति माह। यह वह अधिकतम पेंशन है जो इस फॉर्मूले और मौजूदा वेतन सीमा के तहत किसी भी कर्मचारी को मिल सकती है। सरकार ने एक न्यूनतम पेंशन की सीमा भी तय की है जो 1,000 रुपये प्रति माह है। इसका अर्थ है कि यदि आपकी गणना के अनुसार पेंशन 1,000 रुपये से कम बनती है तो भी आपको न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन अवश्य मिलेगी। यदि कोई कर्मचारी केवल 10 साल की न्यूनतम आवश्यक सेवा ही पूरी करता है तो उसकी पेंशन की गणना भी इसी फॉर्मूले के अनुसार होगी, लेकिन सेवा वर्ष और वेतन कम होने के कारण पेंशन की राशि भी स्वाभाविक रूप से कम होगी। समान लाभ का रहस्य। वर्ष 2004 से 2025 तक अब हम उस दिलचस्प सवाल पर आते हैं कि क्या वर्ष 2004 से 2025 की लंबी अवधि के दौरान सभी पेंशनधारकों को समान लाभ मिला? इसका जवाब एक हद तक हाँ है। जैसा कि हमने पहले ही स्पष्ट किया, ईपीएस 25 योजना शुरू से ही एक वेतन सीमा लागू करती है। वर्ष 2014 से पहले यह सीमा 6,500 रुपये थी और उसके बाद इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। इस सीमा के कारण ज्यादातर कर्मचारियों के लिए पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये के पेंशन योग्य वेतन पर ही आधारित होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि चाहे आपका वास्तविक मूल वेतन 20,000 रुपये हो, 30,000 रुपये हो या 50,000 रुपये, ईपीएस की गणना के लिए आपका वेतन 15,000 रुपये ही मान्य होता है। इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि जिन 2 कर्मचारियों ने समान वर्षों तक सेवा की है और जो दोनों ही इस वेतन सीमा के अंतर्गत आते थे, उन्हें लगभग समान पेंशन मिली, भले ही उनके वास्तविक वेतन में जमीन आसमान का अंतर रहा हो। इसने एक तरह की समानता तो पैदा की, लेकिन उच्च वेतन भोगी वर्ग में हमेशा यह भावना रही कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, क्योंकि उनके उच्च वेतन का लाभ उन्हें उनकी पेंशन में नहीं मिला। हाल के सुधार, एक नया सवेरा। प्रौद्योगिकी के इस युग में जब हर चीज डिजिटल हो रही है, ईपीएफओ भला पीछे कैसे रह सकता है? पेंशन धारकों, विशेषकर बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी पेंशन प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया। पहले एक पेंशन भोगी का पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ एक विशेष बैंक शाखा से जुड़ा होता था। यदि वह व्यक्ति किसी दूसरे शहर में स्थानांतरित होता था तो उसे अपनी पेंशन पाने के लिए पीपीओ को उस नई शाखा में स्थानांतरित करने की एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिसमें महीनों लग जाते थे और कई बार पेंशन रुक भी जाती थी। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए ईपीएफओ ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ ने एक केंद्रीयकृत पेंशन वितरण प्रणाली सीपीएस को पूरी तरह से लागू कर दिया है। इस नई प्रणाली के तहत अब पेंशन का भुगतान किसी एक बैंक शाखा से नहीं, बल्कि एक केंद्रीय प्रणाली से सीधे पेंशन भोगी के खाते में किया जाता है। इसका आपके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब आपको अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी भी बैंक शाखा में अपना पीपीओ स्थानांतरित कराने की कोई बाध्यता नहीं है। आप भारत के किसी भी कोने में अपनी सुविधा अनुसार किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा सुधार है जिसने देश के 78 लाख से अधिक पेंशन धारकों के जीवन को अकल्पनीय रूप से सरल बना दिया है। यह कदम न केवल प्रक्रिया में सहजता और पारदर्शिता लाता है, बल्कि यह ईपीएफओ के तकनीकी आधुनिकीकरण की दिशा में
एक मील का पत्थर भी है। सारांश, मुख्य बिंदु एक नज़र में। आइए अब तक की हमारी पूरी चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में सारांशित करें। ब्याज का अभाव। ईपीएस माइटीफे के योगदान पर कोई ब्याज नहीं मिलता है क्योंकि यह एक पेंशन पूल योजना है, बचत योजना नहीं। गणना का फॉर्मूला। पेंशन की गणना का फॉर्मूला है औसत वेतन x सेवा वर्ष -70। वेतन सीमा। गणना के लिए वेतन की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह लागू होती है। न्यूनतम और अधिकतम पेंशन। इस योजना के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह और न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह निर्धारित है। समानता का प्रभाव। वेतन सीमा के कारण अधिकतर पेंशन धारकों को उनके सेवा वर्षों के आधार पर लगभग समान पेंशन मिली, भले ही उनके वास्तविक वेतन में बड़ा अंतर रहा हो। नवीनतम सुधार। 1 जनवरी 2025 से केंद्रीयकृत प्रणाली सीपीएस के माध्यम से पेंशन कभी भी और किसी भी बैंक शाखा से प्राप्त करना संभव हो गया है। अंतिम संदेश। यह विस्तृत विश्लेषण आशा करता है कि इसने ईपीएस पेंशन के बारे में आपके सभी संदेहों को दूर कर दिया होगा। यह योजना एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करती है जो सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। एक महत्वपूर्ण बात, इस विश्लेषण में दी गई सभी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। किसी भी योजना की नवीनतम और 100% सटीक जानकारी के लिए हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि आप हमेशा सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट यानी epoindia.gov.in पर जाकर ही जानकारी को सत्यापित करें। जागरूक रहें, सूचित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।